हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सभी हड़प्पा सभ्यता के एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और हमारा ये कोशिश रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता के रिगार्डिंग जितने भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, नेट जेआरएफ, इसके अलावा और भी कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें आपका हड़प्पा सभ्यता के रिगार्डिंग इस लेक्चर से कहीं से बाहर से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो है यूपीएससी के पीवाईक्यू के बेस के क्वेश्चन उठाए गए हैं। दूसरा जो है नेट जेआरएफ के रिगार्डिंग जो आर्या पब्लिकेशन की जो बुक होती है, उस बुक का भी इसमें हेल्प लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी, लूसेंट, सारे चीज़ों को देखते हुए ये जो नोट्स है हमारा बनाया गया है। फाइनल आप सभी को देखना है कि क्या ये यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी है, इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। इस लेक्चर को देखने के बाद आप जरूर ट्राई करें कि आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा ये वीडियो हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा हो जाए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को हड़प्पा सभ्यता के रिगार्डिंग आप अगर पढ़ लेते हो तो एमसीक्यू के रिगार्डिंग शायद ही आपके हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसका नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग मेनली ये पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ और इसका टाइम पीरियड क्या हुआ। तो टाइम पीरियड में मेनली हम लोग ऐसा देखते हैं कि अनेक विद्वानों में जो है मतभेद देखने को मिलता है। कोई विद्वान बोलते हैं कि 3250 से 1700 तक था, कोई बोलते हैं कि 3250 से 1900 तक था। फिर कुछ विद्वानों ने फाइनल जो है, कुछ विद्वान जो है वो क्या करते हैं कि इसे 3 चरणों में बांटते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास जो हुआ वो 3 चरणों में हुआ, जो कि प्राक बोलते हैं सबसे पहला, उसके बाद परिपक्व बोलते हैं और तीसरा जो है उत्तरवर्ती बोलते हैं। अब क्वेश्चन हमारे मन में ये उठता है कि आखिर 3 चरण में हम बांट क्यों रहे हैं। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता मेनली क्या है, ये आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपको ये जानना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है क्या वो अचानक से हुआ था या फिर वो क्रमिक विकास था। तो मेनली जो है हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ था। क्रमिक रूप से कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो कि हम लोग पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन पढ़ते हैं, और नवपाषाण कालीन के बाद जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। तो नवपाषाण काल के बाद और हड़प्पा सभ्यता के बाद के बीच का जो काल है वो हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी संक्रमण का ये युग है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये क्रमिक विकास है कि नवपाषाण काल हुआ, उसके बाद फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी देखी जाती है और उसी के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का भी विकास देखा जाता है। तो हमारे मन में और आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए कि क्या हड़प्पा सभ्यता का विकास पूरे भारत में था। तो नहीं, हड़प्पा के सभ्यता का विकास जो है पूरे भारत में नहीं था। ये पश्चिम से, कहने का मतलब है सिंध वाला, मेहरगढ़ वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत हुआ, मेहरगढ़ प्रांत हुआ, उधर से विकास होते हुए क्रमिक रूप से ये पूर्व की ओर फैलता है। और जो कि हम लोग इसका डायरेक्शन जो देखते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में देखते हैं। उत्तर में आप सभी को पता होगा कि आलमगीरपुर है और दक्षिण में दायमाबाद है। दक्षिण में दायमाबाद है, उत्तर में जो है मांडा है, और पूर्व में जो है आलमगीरपुर है, और पश्चिम में जो है आपका सूरकांगेडोर है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको ये इंट्रोडक्शन बता रहा था। अब आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसको क्रमिक रूप से हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। दूसरा पार्ट जो हम लोग देखेंगे कि इसका नाम जो पड़ा वो कैसे पड़ा। आखिर इसको नाम सिर्फ हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है कि इसके अलावा और भी कुछ बोला जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, सिंधु सभ्यता हुआ, हड़प्पा सभ्यता हुआ, उस टाइप का। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका काल जो है, टाइम पीरियड क्या है, काल निर्धारण इसका करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस प्रकार से हुआ।
क्या हड़प्पा सभ्यता कहीं एक विशेष स्थान पे था या फिर इसका विस्तार कुछ ज्यादा ही था। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास का चरण क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता के विकास का चरण जो मैंने आपको बताया, प्राक, परिपक्व और परवर्ती, इसका टाइम पीरियड ये है। और जो मेन हम लोग को पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, वो परिपक्व है। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता मतलब कहने का यह है कि एक एस्टैब्लिश वे में जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं वो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता होता है। ठीक है। अब जो है इससे पहले प्राक था और इससे बाद जो है परवर्ती है। इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 3200 से 2600 बीसी प्राक को माना जाता है और परिपक्व को जो माना जाता है 2600 से 1900 बीसी माना जाता है और परवर्ती हड़प्पा को 1900 से 1300 बीसी माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो हड़प्पा के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, ये नोट्स आप देखना मार्केट में शायद ही आपको ऐसा कोई नोट्स मिल पाए, बुक वगैरह 2-3 बुक अगर आप करोगे तो उसके बाद ही ऐसा नोट्स आपके बन पाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर इस नोट से आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके शायद ही छूटेंगे, उटपटांग क्वेश्चन जब तक ना पूछा जाए। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि इसका टीला जो है, इसके टीले को सर्वप्रथम 1826 में जो है चार्ल्स मैसन ने ध्यान आकर्षित किया था इस ओर। तो ये आपको याद रखना है कि 1826 में जो है चार्ल्स मैसन ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। दूसरा जो है 1856 में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, क्या है 1856 में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने इसके ईंट का प्रयोग किया था। देखो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था उसमें आप सभी को जानते हैं कि पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। कुछ हड़प्पा सभ्यता के स्थल को अगर हम लोग छोड़ दें तो उसके अलावा अनेकों में जो है पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। तो पक्की ईंट जो प्राप्त हुई जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने, उसका रेलवे के निर्माण में, रेलवे लाइन बिछाने में किया, लाहौर से कराची तक का। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। और तीसरा पॉइंट है कि 1853 और 56 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वे कराया। अब देखो आप सभी अलेक्जेंडर कनिंघम और दयाराम साहनी के बारे में तो जरूर आप सभी पढ़ते होंगे, लेकिन चार्ल्स मैसन जो सबसे पहले इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था और रेलवे लाइन का बिछाने का काम जो है जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने जो किया था, उसमें जो है लाहौर से कराची तक का, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। तो ये आपके लिए वैल्यू ऐड का काम करता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं जो आपको याद नहीं थे अभी तक। अब नेक्स्ट जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो हड़प्पा का इस तरह से देखने को मिला कि इसके टीले को सर्वप्रथम किसने देखा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि रेलवे लाइन बिछाया गया, उसके बाद जो है टीले का सर्वे किसके था। अब देखो नामकरण इसका देखते हैं। तो देखो नामकरण के पीछे ये बोला जाता है क्यों इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो हड़प्पा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मेनली जो स्टार्टिंग में जो पाया गया ये हड़प्पा नामक स्थल में पाया गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे जो है ये स्थल, अधिकतर जो स्थल प्राप्त हुए वो सिंधु नदी के किनारे स्टार्टिंग में प्राप्त हुए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर होगा। अब देखो जॉन मार्शल एक व्यक्ति है, विद्वान है, ने 1924 ईस्वी में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित लेख में इसे सिंधु सभ्यता सबसे पहली बार कहा। अब ये देखो ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता सबसे पहली बार कहा था, तो ये आपको पढ़ लेना है। दूसरा है गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। अब देखो हिंदी का ऑप्शनल जब सभी लोग पढ़ते हैं तो इसमें गार्डन चाइल्ड का नाम पढ़ा जाता है या फिर फेयर सर्विस का नाम पढ़ा जाता है, रोमिला थापर का नाम पढ़ा जाता है, लेकिन फॉर द पॉइंट ऑफ यूपीएससी और नेट जेआरएफ आपको एटलीस्ट ये तो जानना ही है कि गार्डन चाइल्ड ने जो है सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति सबसे पहले कहा और जॉन मार्शल ने जो है सबसे पहले सिंधु सभ्यता कहा था। ठीक है, अब देखो गॉर्डन चाइल्ड की एक बुक है जो कि आप याद रख सकते हो, द अर्बन रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखो हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो एक बात बताओ कि अगर हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता कह रहे हैं तो आखिर तृतीय कह रहे हैं तो पहला और दूसरा कौन सा है? तो पहला और दूसरा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को बोला जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में 917 स्थान भारत में पाए गए हैं, 481 पाकिस्तान में और 2 जो है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में प्रश्न उठता है कि 2 कौन कौन सा है? तो इजी है, मुंडीगाक और सोर्तुगाई, ये आपको याद रखना है।
आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सोरतुगई का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सोरतुगई का मेनली इंपॉर्टेंस है कि नहर का जो प्रमाण मिला है, नहर का जो प्रमाण मिला है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में नहर से सिंचाई का अगर कहीं प्रमाण मिलता है तो सोरतुगई से मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हड़प्पा की तिथि का निर्धारण, ठीक है। हड़प्पा की तिथि का निर्धारण जो है सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने किया, जो कि 3250 से 2750 बीसी में किया था, ठीक है। अब देखो सारगन के अभिलेख से भी हमको पता चलता है कि 3250 से 2750 बीसी में। अब देखो ये जो पॉइंट है ये उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं पे लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो कि 3250 से 2750 बीसी जो काल क्रम का निर्धारण किया गया है वो सारगोन अभिलेख को जो है मानते हुए, उसको पैमाने को मानते हुए इसका उल्लेख किया गया है कि 3250 से 2750 बीसी है, ठीक है। अब देखो रेडियो कार्बन 14 के विश्लेषण के आधार पर जब हम लोग करते हैं तो डीपी अग्रवाल द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो नाम कालक्रम निर्धारित किया गया वो 2300 से 1750 बीसी है, ठीक है। अब 2300 से 1750 बीसी को ही सर्वाधिक मान्य माना गया है। तो ये आप याद रख सकते हो कि डीपी अग्रवाल ही वो शख्सियत थे जिन्होंने 2300 से 1750 बीसी को माना था और वही सर्वाधिक मान्य है। अब थोड़ा सा ये नोट करके आपको याद करना हो तो आप कर लेना। बस ये फैक्ट है कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का जो विकास किया गया है 1949 में किया गया है, विलार्ड फ्रैंक लिबी ने किया है इसका, ठीक है, विलार्ड फ्रैंक लिबी। चलो तो अब हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं। एक तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया है, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कि चार्ल्स मैसन थे, जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन थे, ईट वगैरह का प्रयोग, अलेक्जेंडर करिंग गार्डन चार्ट के बारे में पढ़ लिया, द अर्बन रिवोल्यूशन इनकी कृति है, ठीक है। नेक्स्ट इनका नामकरण के बारे में भी हम लोग जान गए कि नामकरण आखिर कैसे कैसे हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए। चलो अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है डीपी अग्रवाल के बारे में आप लोग देख लेना। डीपी अग्रवाल और सारगुन का अभिलेख जो है उसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार जो है मेनली जो हम लोग देखते हैं कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत से लेकर ऐसे और फिर नीचे में भी हम लोग को देखने को मिलता है। मेनली ऐसा है त्रिभुज के आकार की, आकृति का आकार की ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो है अब हम लोग पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार आखिर कौन कौन से स्थल में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले अफगानिस्तान में जो दो मैंने आपको बताया था, मुंडीगाक और सोरतुगई, ये आपको याद रख लेना है। देखो बहुत सारा चीज समझाने से बेटर है आपको ये याद करना ही पड़ेगा, ये हिस्ट्री है, ठीक है। और ये जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक आपको, अगर आप सोचते हो कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो वो थोड़ा नामुमकिन से प्रतीत होती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सोरतुगई नामक स्थल है। बलूचिस्तान पाक में कौन कौन सा स्थल है? मेहरगढ़ में। अब मेहरगढ़ में आप सभी कोई जानते हैं कि पशुपालन और अनाज के जो ढेरों का जो साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। अब देखो बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल है? मेहरगढ़ है, सूत कांगेडोर है, सोतकाको है, बालाकोट है, रानू भुंडई है, कुल्ली है, क्वेटा घाटी है, दमसादात है, डाबरकोट है। ये याद करना है आपको, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सिंध, फिर पाक में क्या क्या है? सिंध भी पाक में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें कौन सा है? क्वाडदीजी है, आमरी है, मोहनजोदड़ो है, अली मुराद है, चन्हुदड़ो है और जुदेर जोदड़ो है। पंजाब जो कि पाकिस्तान इलाके में पड़ता है, इसमें हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, रहमान ढेरी और जलीलपुर और गुमला, ठीक है। पंजाब जो भारत में पड़ता है, रोपड़, बाड़ा, संगोल और चक्र 86। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल। अब राखीगढ़ी के बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, रोपड़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, हड़प्पा सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस आपको यह याद रखना है कि कौन से स्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट में या किस स्टेट में कौन से कंट्री में पाए गए, ठीक है। तो हरियाणा में राखीगढ़ी है, बनावली है और मिताथल है। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में मांडा, ये इंपॉर्टेंट। यूपी में आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास। राजस्थान में कालीबंगा। गुजरात लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपतन, भगतराव, धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा, ठीक है। इन सब के अलावा भी कुछ कुछ स्थल हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि करेंट में भी हमारे से रिलेटेड है। और जैसे जैसे उत्खनन साइट का होता गया है वैसे वैसे हम लोग आगे चीजों को अध्ययन करते रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी, ये जो है प्राक के हड़प्पा स्थल है। प्राक के हड़प्पा स्थल मतलब क्या हुआ कि 3250 से लेकर
1900 BC तक अप्रॉक्स जो पाया गया है उसको प्राक हड़प्पा स्थल बोलते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी जो है प्राक हड़प्पाई स्थल है। रंगपुर और रोजदी उत्तर हड़प्पाई यानी कि हड़प्पोत्तर कालीन स्थल है, मतलब बाद के काल, हड़प्पा एक परिपक्व हो तो परिपक्व के बाद के जो काल के हैं रंगपुर और रोजदी। तो रंगपुर और रोजदी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गुजरात में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक सोहगरा था, देसलपुर था और फिर कालीबंगा था और कुर्दीजी वगैरह वैसा ऑप्शन था, और उसमें से पूछा गया था कि इसमें से कौन सा सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थल नहीं है। ठीक है, 2019 का अप्रॉक्स क्वेश्चन है, आप सभी देख लेना। और उसमें से सोहगारा एक अभिलेख है, न कि एक स्थल है। तो वैसे एलिमिनेशन कर सकते हो। अगर आप रंगपुर और रोजदी नहीं जानोगे, देसलपुर आप नहीं जानोगे कि वास्तव में ये कहाँ पे, कौन सा स्थल कहाँ पे है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज हम सभी के लिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता को उदय के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मैंने आपको बता दिया है कि पाषाण एवं ताम्रपाषाण सभ्यता के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुआ था। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। कुल क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है, त्रिभुजाकार आकृति है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब ये उत्तर दक्षिण विस्तार जो है 1400 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम जो विस्तार है 1600 किलोमीटर है। आप ऐसे देख सकते हो, उत्तर दक्षिण जो है 1400 किलोमीटर है। अब उत्तर दक्षिण का याद ही रखना कि मांडा है और दायमाबाद है। ठीक है, उसी प्रकार से पश्चिम में सुतकांगीडोर है और इधर आलमगीरपुर है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो आप यहां से देख सकते हो कि पूर्व से पश्चिम जो है 1600 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम जो है इसका विस्तार ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है नोट्स में, आप सभी देख सकते हो। नेक्स्ट, तो क्या हड़प्पा सभ्यता का में प्रजाति जो थे या जो लोगों की जो जनसंख्या थी, क्या वो सिर्फ एक विशेष समुदाय की थी, तो नहीं। ठीक है, उसमें अनेक प्रजाति थे, जैसे माने कर चलो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइट। ठीक है, ये चार जो है, ऐसे देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है, फिर भी आप देख लो कि कौन कौन से प्रजाति जो है उस समय पाए जाते रहे होंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे, ऐसे विद्वानों का मानना है। अब देखो, विद्वान जो कि ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, जो लोग वहां पे रहते थे उनका निवास जो है, वास्तविक जो उदय जो था वो कहाँ का थे या फिर वो किस प्रजाति से बिलोंग करते थे। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र जो है वो बोलते हैं कि ये आर्य थे। ठीक है, उसी प्रकार से गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर जो और क्रेमर ये बोलते हैं कि सुमेरियन लोग थे, ये मेसोपोटामियाई लोग थे, मतलब मेसोपोटामियाई सभ्यता का विकास हुआ और उन्हीं लोग यहाँ पे रहते थे। जबकि राखलदास बनर्जी कहते हैं कि नहीं, ये द्रविड़ थे। अमलानंद घोष एवं धर्मपाल अग्रवाल सोथी संस्कृति को बोलते हैं। अमलानंद घोष जो है ये जो है मेनली कालीबंगा वगैरह का जो उत्खनन में इनका, अमलानंद घोष का अहम योगदान था। ठीक है, तो ये सोथी संस्कृति की बात करते हैं। उसी प्रकार से फेयर सर्विस और रोमिला थापर ये ग्रामीण संस्कृति का बात करते हैं कि ग्रामीण जिस तरह से विकास कर रहा था, क्रमिक रूप से विकास कर रहा था, उसी में जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। नेक्स्ट, अब आप ये सब देख सकते हो कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए थोड़ा कम है। फिर भी यूपीएससी के स्टूडेंट भी आप देख सकते हैं कि ये 2-3 नाम तो आप देख ही लेना, फेयर सर्विस, रोमिला थापर, ग्रामीण संस्कृति जो इनको बोला गया है, अमलानंद घोष का नाम आप याद रख सकते हो, राखलदास बनर्जी तो बहुत सारे लोग जान रहे होंगे। ठीक है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो में उत्खनन के रूप में राखलदास बनर्जी को जाना जाता है, गार्डन चाइल्ड, विलियम वगैरह आप देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट के हड़प्पा सभ्यता का विकास। तो अभी तक जो है हम लोग अध्ययन कर लिए, सबसे पहले इंट्रो हम लोग देख लिए, उसके बाद नामकरण हमारा हो गया है, इंट्रो हो गया है, नामकरण हो गया, काल निर्धारण हम लोग पढ़ चुके हैं, विद्वान वगैरह के बारे में पढ़ लिए हैं कि आर्य कौन बोल रहे हैं, द्रविड़ कौन बोल रहे हैं, रोमिला थापर क्या बोल रहे हैं, फेयर सर्विस क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम लोग देखते हैं। चलो,
हड़प्पा सभ्यता का विकास, सॉरी विस्तार हो चुका है, हड़प्पा सभ्यता का विकास अब हम लोग को देखना। तो विकास में देखो 3 चरण हम लोग देखते हैं। एक प्राक्य चरण जो 3200 से 2600 बीसी बोला जाता है, परिपक्व में जो बोला जाता है 2600 से 1900 बीसी। एक चीज और कि पिछला जस्ट अभी मैं 3200 से 1900 बीसी बोला था, वो गलत है। प्राक्य जो है 3200 से 2600 बीसी है और परिपक्व जो है 2600 से 1900 बीसी है और प्रवर्ती जो है 1900 से 1300 बीसी है। ठीक है, अब देखो प्राक्य चरण में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये नवपाषाण युग एवं परिपक्व सभ्यता के बीच का संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। मेनली ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ तो प्राक के बाद परिपक्व आता है। ठीक है, और इससे पहले क्या था, नवपाषाण था। प्राक से पहले नवपाषाण था। तो प्राक क्या है, मेनली नवपाषाण और परिपक्व के बीच का काल है। ठीक है, तो जब ये नवपाषाण और परिपक्व के बीच का काल है तो इसलिए इसको प्राक बोलते हैं। ये दोनों के संक्रमण के बीच का काल है, मतलब संक्रमण कालीन का काल है। ठीक है, अब देखते हैं प्राक हड़प्पाई स्थल हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। तो देखो सबसे पहले बलूचिस्तान में प्राक हड़प्पाई स्थल बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेनली जो इसका विकास हो रहा था, मैंने आपको बताया कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रमिक रूप से विकास हो रहा था। तो बलूचिस्तान जो आपको पाया जाता है वो मेनली पाकिस्तान में पाया जाता है, भारत के पश्चिमी ओर आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा है, तो मेहरगढ़ है, किली गुल मोहम्मद है, दम सादात है, राणा घुंडई है, पेरियान और घुंडई है, नौसारो है, कुल्ली, नाल, बालाकोट। अब ये मैं जो स्थल दिया हूं, आखिर क्यों दिया हूं, कुछ तो रीजन होगा। रीजन ये है कि कभी कभी एग्जाम में क्या कर दिया जाता है कि आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन जो है प्राक हड़प्पाई स्थल है। ठीक है, तो ये अगर आप याद रखते हो, मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, दम सादात, राणा घुंडई, पेरियानो घुंडई, नौसारो, कुल्ली, नाल, बालाकोट। अब उस समय आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, अरे यार ये कौन सा स्थल नाम दे दिया है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम में पूछ दिया, नेट के एग्जाम में आपको पूछ दिया, नेट में तो अलॉट ऑफ चांस है कि ये पूछ सकता है। ठीक है, यूपीएससी भी अब ट्रेंड थोड़ा सा ला रहा है कि टफ क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी ला सकता है। तो ये आप नोट्स के एक एक पॉइंट अगर आप याद रख लेते हो तो फिर कोई क्वेश्चन शायद ही आपका छूटेगा। चलो अब देखो, जो इंपॉर्टेंट जो स्थल है उसमें कुछ विशेषताएं जो पाई गई हैं वो मैं आपको बताता हूं। नौसारो एवं मेहरगढ़ से स्त्रियों की मृण मूर्ति पाई है जिनके मांग में सिंदूर है। अब ये जो जिनके मांग में सिंदूर का जो मृण मूर्ति है, ये जो पाया गया है, ये कहां से, तो ये नौसारो से पाया गया है, नौसारो और मेहरगढ़ से। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट जो है कोटदी जी। अब ये जितने भी साइड हैं आपको जरूर है कि आपको जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे, और बलूचिस्तान में पाया जाता है, सिंध में पाया जाता है। ठीक है, तो कोटदी जी जो है सामुदायिक अग्नि स्थल यहां से मिला है और सिंह वाले देवता मिले हैं। बस 2 ही पॉइंट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट को मेंशन किया हूं मैं, आमरी। तो गेंडा की जो हड्डी जो है, गेंडा की जो हड्डी है केवल आमरी से पाया गया है। ठीक है, कालीबंगा ये बहुत सारे लोग जानते हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन भूकंप के जो साक्ष्य हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है परिपक्व से पहले मैं आपको बता देता हूं फिर से प्राक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नौसारो एवं मेहरगढ़ से आपको मृण मूर्ति मिली है और उन स्त्रियों की मृण मूर्ति है जो कि जिनके मांग में सिंदूर का साक्ष्य मिला है। कोटदी जी में आपको क्या देखना है कि सामुदायिक अग्नि स्थल है, सिंह वाले देवता है। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि गेंडा की हड्डी जो है केवल आमरी से मिली है, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं परिपक्व हड़प्पा की ओर। परिपक्व हड़प्पा की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो जो इंपॉर्टेंट है हमारा, इसमें अनेकों जो हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, जितने भी स्थल हैं, रंगपुर, रोजदी, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट साइट हैं वो परिपक्व हड़प्पा स्थल के अंतर्गत आते हैं और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ जो आप प्राक हड़प्पा कालीन स्थल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। चलो
अब देखो परिपक्व हड़प्पा में क्या पढ़ते हैं, तो हड़प्पा के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें अनेक साइट है और धीरे धीरे अनेकों साइट को हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो परिपक्व हड़प्पा में जो है, हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। इसमें देखो दो टीला होता था, एक पूर्वी टीला होता था और एक पश्चिमी टीला होता था। तो पूर्वी टीला मेनली जो है, पूर्वी टीला जो है नगर टीला होता था और पश्चिमी टीला जो होता था दुर्ग। अब देखो नगर टीला में मेनली आम जनमानस का निवास होता था और दुर्ग में मेनली शासक प्रवृत्ति के लोग रहते थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो टाइप का ही टीला थे, एकाध दो, यानी कि कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पे तीन टाइप का भी किला देखने को मिला है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो तीन टाइप का टीला में क्या होता था कि दुर्ग और नॉर्मल लोगों के लिए तो होता था, एक मध्य में भी होता था, जो कि अधिकारी प्रवृत्ति के जो लोग रहते थे वो बीच वाले टीला में रहते थे। ठीक है, तो आपको टीला के बारे में पता चल गया कि पूर्व टीला होता था और पश्चिमी टीला होता था। तो पूर्वी टीला जो है नगर टीला और पश्चिमी टीला जो है दुर्ग टीला। ठीक है, अब ये जो पश्चिमी टीला है, ये जो दुर्ग टीला है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि महाराष्ट्र में बहुत सारे दुर्ग देखने को हमको मिलते हैं। तो महाराष्ट्र किधर पड़ता है हमारा दुर्ग, ये पश्चिम में पड़ता है। तो दुर्ग में अधिकतर शासन करने वाले लोग रहते थे। इसको माउंट एबी भी कहा जाता है, दुर्ग टीला को। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां से हड़प्पा से एक कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है जिसको R37 या कब्रिस्तान एच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा में हम लोग कौन कौन से स्थल मिले हैं, हड़प्पा की विशेषताएं क्या है, वो सारा हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। अब पिगट महोदय एक हैं, वो क्या बोलते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो है वो जुड़वा राजधानी है। इन दोनों को वो जुड़वा राजधानी बताए हैं। ठीक है, हड़प्पा में हमको सबसे विशाल अवशेष जो मिलता है वो अन्नागार का मिलता है। और ऋग्वेद के हरि यूपिया का समीकरण जो है हड़प्पा से किया गया है। मतलब जो ऋग्वेद में हरि यूपिया का जो उल्लेख मिलता है वो हड़प्पा के नाम से अप्रोक्स जो है वो जाना जाता है। ठीक, इतना चीज क्लियर हुआ। हड़प्पा के बारे में मैं आपको बता दिया कि 1921 में क्या हुआ, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला क्या था, कब्रिस्तान के बारे में बता दिया, पिगट ने क्या बोला मैंने बता दिया। सबसे विशाल अवशेष जो है वो कौन सा है, अन्नागार है, वो मैंने आपको बता दिया। हरि यूपिया क्या था वो मैंने आपको बता दिया। हड़प्पा से मिले कुछ अन्य अवशेष, ये अवशेष को देखो, तो ये याद रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है भाई, तो पीतल का इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे, कांसे का दर्पण और मनुष्य के 100 के 7 बकरी का अस्थि पंजर। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन सा, पीतल का इक्का गाड़ी है, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे, कांसे का दर्पण, मनुष्य के 100 के 7 बकरी का अस्थि पंजर। एक मिनट, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो खोज मेनली बोला जाता है वो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। इसका जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला इसको बोला जाता है। अब ये है कहाँ पे स्थल एग्जैक्ट, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पे। यूपीएससी में मेनली पूछ दिया जाता है कि बाहिने, बाएं या फिर दाहिने, तो आपको याद रखना है वो दाहिने तट पे है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहां से सभ्यता के 7 क्रमिक स्थल मिले हैं। ठीक है, अब ये 7 क्रमिक स्थल का मतलब क्या है, तो 7 क्रमिक स्थल का मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो में जिस प्रकार से विकास हो रहा था, तो ऐसा हुआ होगा कि एक बार विनाश हुआ, फिर दूसरा बार विनाश हुआ, तीसरा बार हुआ, चौथा बार हुआ, पांचवा बार, छठा बार, सातवां बार। तो ये 7 क्रमिक स्तर इसके मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें पाए गए स्थल एवं अवशेष क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा है विशाल स्नानागार है, अन्नागार है जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। उसी प्रकार से हड़प्पा में जो है, हड़प्पा में भी अन्नागार पाए गए हैं और मोहनजोदड़ो में भी पाए गए हैं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है वो अन्नागार है, ये आपको याद रखना है। अब देखो मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी भाग है
उसके दुर्ग के टीले के ऊपर कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो हालांकि उसमें उस समय का बात नहीं है, ये कनिष्क जो है स्तूप का निर्माण करवाते हैं वो बाद के चरण में करते हैं। मान के चलो कि मोहनजोदड़ो 1921-22 में खोज हुआ, तो मोहनजोदड़ो का अस्तित्व तो काफी पहले से है, ठीक है। तो बीच में जो एक विकास हुआ, कनिष्क को थोड़ी पता था कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो का विकास है, वो एक दुर्ग टीला देखेंगे वहां पे स्तूप का निर्माण करवाए थे, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जो थी वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। अब देखो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शासन जो व्यवस्था है, राजनीतिक शासन व्यवस्था है, तो उसका जो शासन व्यवस्था है ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका स्पष्ट प्रमाण हमको नहीं मिलता है, ठीक है, कि वो राजतंत्रात्मक थी या फिर गणतंत्रात्मक थी या फिर कुलीनों के द्वारा शासन चलाया जाता था या पुरोहित वर्ग के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन मोहनजोदड़ो का जो है जनतंत्रात्मक शासन बताया जाता है। इसके अन्य अवशेष के रूप में हम लोग देखते हैं कांस्य नर्तकी एवं पुजारी की मूर्ति मिली हुई, कांस्य की एक नर्तकी मिली हुई है और पुजारी की एक मूर्ति मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिकॉर्न प्रतीक वाले चांदी के 2 मोहर यहां से प्राप्त हुए। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य जो पाया गया है वो हमको देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो से, चांदी का। और ओवरऑल भी अगर हम लोग बात करें तो ये पूछा जाता है कि चांदी का जो प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। तो मेनली मोहनजोदड़ो से चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है। बकरी के पीछे चाकू लिए हुए एक व्यक्ति का चित्र जो है मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो ये सारे चीज आपको पॉइंट को रिकॉल रखना है। कंकालो, कंकालो से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। अब ये सब जो यूनिक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अनेकों बुक पढ़ोगे तो शायद आपको मिल पाएगा। तो ये नोट्स बनाया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो कि कंकालों से जो मलेरिया के साक्ष्य जो मिले हैं उनको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। और ये पॉइंट भी, ऊपर वाले पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। तो हड़प्पा हमारा हो गया है, हमारा मोहनजोदड़ो हो गया है। चलो अब चन्हुदड़ो में हम लोग चलते हैं। तो इसका जो है खोजकर्ता जो है एनजी मजुमदार, और सर्वेक्षण वगैरह जो करता थे वो एनजी मजुमदार थे। चन्हुदड़ो में जो है मेनली मनका बनाने के कारखाने मिले हैं, गुड़िया निर्माण का कारखाना है। हड़प्पा का औद्योगिक केंद्र इसको बोला जाता था, चन्हुदड़ो को, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मनका बनाने का कारखाना सिर्फ चन्हुदड़ो में है, लोथल में भी मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि मनका मेनली जो है लोथल और चन्हुदड़ो से मनका बनाने के कारखाने मिलते हैं। अब देखो मेनली हम लोग क्या बोलते हैं कि दुर्ग जो है 2 पार्ट में डिवाइड था। एक और मैं आपको बताया था कि 3 पार्ट में भी कुछ कुछ स्थल में मिलता है, लेकिन यहां पे कोई दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता। चन्हुदड़ो में कोई भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिपस्टिक का साक्ष्य। अब आप सोचो कि वर्तमान समय में हम लोग लिपस्टिक के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और लिपस्टिक का हम लोग प्रयोग करते हैं। लिपस्टिक का साक्ष्य जो है हमको चन्हुदड़ो में ही देखने को मिल गया है। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का पद चिन्ह जो है हमको चन्हुदड़ो से देखने को मिलता है। इसी प्रकार से वहां पे मैंने आपको क्या बताया, हड़प्पा में, सॉरी मोहनजोदड़ो में बकरी के पीछे चाकू लिए हुए एक व्यक्ति का चित्र है, और यहाँ पे जो है बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का पद चिन्ह जो है मिला है हमको चन्हुदड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट, लोथल, लोथल एस आर राव के द्वारा खोजकर्ता माना जाता है इनको। उसके बाद लोथल को क्या बोला जाता है, लघु हड़प्पा भी बोला जाता है या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहां से अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ लोथल में बंदरगाह यानी डॉकयार्ड जो है लोथल से, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और अनेक एग्जाम में भी पूछा गया है। अब ये देखो गढ़ एवं नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अब चन्हुदड़ो में कोई भी हमको देखने को नहीं मिलता है, दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन लोथल में जो है गढ़ एवं नगर जो है दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ पे 3 युगल समाधि मिले हैं, 3 युगल समाधि मिले हैं, याद रखना है ये बात। यहाँ पे क्या मिला है, तो एक मृदभांड में एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। अब देखो कौवा वाला जो कहानी देखते हैं, लोमड़ी वाला जो कहानी देखते हैं, तो यहीं से माना जाता है कि यहाँ से उसका क्रमिक रूप से इस कहानी का विकास हुआ है। तो एक मृदभांड में जो एक कौवा तथा एक लोमड़ी का उत्कीर्ण जो है लोथल से देखने को मिलता है। देखो सब जगह ये होता था, दरवाजे जो है सभी लोथल को छोड़ करके सभी स्थल में गली के तरफ न खुलकर सड़क की ओर, जबकि अन्य में जो है उल्टा होता था। मतलब कहने का मतलब है कि लोथल में जो दरवाजे खुलते थे वो मेनली सड़क की ओर खुलते थे, और बाकी जितने भी स्थल थे उनका जो है अपोजिट होता था, गली तरफ खुलता था। दरवाजे मेनली होते थे
वो गली तरफ होते थे, ना कि सड़क की ओर होते थे। तो लोथल को आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। बस आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था वो अधिकतर के दरवाजे जो खुले होते थे वो गली के तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र स्थल था जो गली तरफ ना खुलकर सड़क की ओर खुलता था। चलो नेक्स्ट, कालीबंगा के बारे में हम लोग देखते हैं। कालीबंगा में हम लोग क्या देखते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, युगल समाधि। अब देखो लोथल में हम लोग क्या देखें कि 3 युगल समाधि मिला है, और यहाँ पे भी युगल समाधि, मतलब युगल समाधि कहाँ कहाँ हमको देखने को मिल रहा है, कालीबंगा में, फिर लोथल में, ठीक है। घर जो है कच्ची ईंट के बने हुआ, अनेकों स्थल जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अधिकांश स्थल में जो है पक्के ईंट का प्रयोग किया गया है। लेकिन कालीबंगा में जो है घर कच्ची ईंट का बना हुआ है। अब यहां पे देखो कालीबंगा में लोथल से खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। अब ये याद रखना है आपको, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, कहां कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं, ठीक है। इतना याद हो गया। बनावली, बनावली में विशेष योगदान जो है रविंद्र सिंह बिष्ट को माना जाता है। बनावली से क्या मिला है, तो खिलौने के रूप में हल आकृति और मिट्टी का हल, जौ के अवशेष बनावली से हमको मिले हैं। सुरकोटदा जगपति जोशी का अहम योगदान, घोड़े की अस्थियां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और तराजू का पलड़ा यहां से हमको देखने को मिलता है। तो घोड़े की अस्थियां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और तराजू का पलड़ा। उसी प्रकार से रंगपुर, एमएच वत्स खोज करता है, न कोई मुद्रा नहीं मातृदेवी के अवशेष। अब रंगपुर आपको याद रखना है, देखो पूर्व अधिकतर जहां पे लगा रहे ना उसको गुजरात आप याद रखना, ठीक है। रंगपुर हो गया, रोजदी हो गया। उसी प्रकार से अन्य स्थल जो है, एक किशनपुर करके एक स्थल है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, गुजरात में है, ठीक है। चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। रोजदी मादर नदी के तट पर है और हाथी के अवशेष, और ये जो है हाथी के अवशेष कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, शायद नेट जेआरएफ वाले बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो रोजदी जो है, रोजदी में क्या हमको मिला है, तो हाथी का अवशेष। उसी प्रकार से घोड़ा का अस्थिया का अवशेष हमको सुरकोटदा से मिलता है। लेकिन बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है या यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो घोड़ा अगर क्वेश्चन आए कि क्या घोड़ा का स्पष्ट प्रमाण हमको मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, तो नहीं मिलता है। अस्थि पंजर के सुरकोटदा में मिलते हैं, लेकिन यूपीएससी बीपीएससी नहीं मानता है इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में किसका योगदान है, रफीक मुगल ने इसकी खोज की। सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर अगर कोई है तो वो राखीगढ़ी। उसी प्रकार से मिताथल, तो मिताथल कहाँ पे है, ये आपको याद रखना है, हरियाणा में है। और तांबे की जो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है वो मिताथल से हुई है। उसी प्रकार से कुणाल, कुणाल भी हरियाणा में है। चांदी के मुकुट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा, धौलावीरा से 2022 या 23 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जल प्रबंधन प्रणाली को लेकर के, जल प्रबंधन प्रणाली को लेकर के। तो यहां से आप देख सकते हो खगोलीय पर्यवेक्षणशाला यहां से मिला है। खगोलीय पर्यवेक्षणशाला इंपॉर्टेंट है। सुनामी का साक्ष्य मिला है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था भूकंप का साक्ष्य कहां से मिला है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक मिनट। भूकंप का साक्ष्य जो है कालीबंगा में, राजस्थान में मिले हैं, ठीक है। और सुनामी के साक्ष्य हमको कहां से मिलेगा, धौलावीरा से, जहां पे जल प्रबंधन प्रणाली जो है विकसित था। तो सुनामी का साक्ष्य मिला। अब इसको 3 भागों, मैंने आपको बताया था कि दुर्ग जो है, मैंने आपको क्या बताया था, दुर्ग जो है मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन धौलावीरा में हम लोग देखते हैं कि दुर्ग जो है 3 पार्ट में डिवाइड था। तो 3 पार्ट में, तो तीसरा पार्ट में कौन रहते थे, शासक वर्ग एवं अधिकारी वर्ग मध्यम नगर में रहते थे, ठीक है। इसके अलावा खेल के स्टेडियम, सूचना पट या साइन बोर्ड के खेल के साक्ष्य वीवीआई है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, खेल के स्टेडियम कहां से मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। कृत्रिम जलाशय, जल प्रबंधन और 7 सांस्कृतिक चरण मिले। एक और 7 सांस्कृतिक चरण कहां से हमको देखने को मिलता है, मोहनजोदाड़ो से, याद रखना है, ठीक है। तो 7 सांस्कृतिक चरण सिर्फ और सिर्फ धौलावीरा से नहीं, मोहनजोदड़ो से भी मिला है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। रोपड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो रोपड़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल है। इसमें क्या है कि मानव में के कब्र के साथ कुत्ते के स्वधान के साथ है। हालांकि नवपाषाण काल में भी हम लोग देखते हैं बुर्ज होम में जो है
मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य है, तो रोपड़ में भी आपको याद रखना है, सिर्फ बुर्ज होम आपको नहीं याद रखना है, रोपड़ भी आपको याद रखना है। संघोल, संघोल कहां पड़ता है? पंजाब में। यहां से क्या मिला है? तो वृत्ताकार गर्त मिला है। मांडी, देखो एक होता है मांडा, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये मांडी है, मांडी कहाँ है? यूपी में। अब देखो इसी में कंफ्यूज होते हैं लोग, यूपीएससी अगर मांडा दे दिया, जिस प्रकार से जैन में पूछ देता है महावीर स्वामी और एक और स्वामी का नाम पूछ देता है, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मांडा और मांडी है, तो मांडी कहाँ है? यूपी में। और टकसाल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यहीं से। देखो मैं एक एक पॉइंट ही, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं आपको रिकॉल करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सारे चीजों को कलेक्ट करके आपको नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को आप देखो सिर्फ। तो मांडी यूपी में है और टकसाल के प्रमाण मिले हैं। बालू, बालू एक स्थल है, यह हरियाणा में है। सर्वाधिक फसली साक्ष्य जो है यहीं से मिला है, जैसे जौ, गेहूं, चावल, चना, तरबूज, अंगूर, खजूर, इस प्रकार से, ठीक है। अब गेहूं का कितना किस्म पाया जाता है? तो 3 किस्म पाया जाता है, 2 किस्म और भी हम लोग आगे देखेंगे। तो बालू से एक और चीज क्या मिला हम लोगों को? लहसुन का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट, अब देखो ये आपको होमवर्क है, होमवर्क है कि आप क्या करो कि सिंधु सभ्यता के नगर हैं, जैसे हड़प्पा है, तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे है? वैसे आपको याद रखना है। कालीबंगा, तो ये याद रखना है, घग्गर, ठीक है। उसी प्रकार से कोटदी जी, तो सिंधु। इस प्रकार से आपको ये करो, आप नगर लिखो और बगल में नदी लिखो और उसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब नगर नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक रूप से विकास जो है किस प्रकार से हुआ, कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्थल है, हम लोग पढ़ लिए। एक बार बस आपको रिकॉल मैं करवा देता हूं। चलो आ जाओ, देखो हड़प्पा में हम लोग क्या क्या परिपक्व हड़प्पा के अंतर्गत क्या 1921 में दयाराम साहनी के बारे में पढ़ा। पूर्वी दुर्ग और पश्चिमी दुर्ग, पूर्वी टीला पश्चिमी दुर्ग टीला के बारे में हम लोग पढ़ा। 3 टीला जो है कहाँ हमको पाया जाता है? धौलावीरा में पाया जाता है, ठीक है। कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H बोला जाता है। पिगट ने क्या बोला? सबसे बड़ा अवशेष क्या है? अन्नागार है। हरियूपिया किसको बोलते हैं? तो ऋग्वेद में बोलते हैं, हड़प्पा को बोलते हैं। हड़प्पा से मिले अन्य अवशेष क्या है? तो पीतल का इकगाड़ी है, स्त्री गर्भ, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे हैं, कांसे का दर्पण है, मनुष्य के शव के साथ बकरी का अस्थि पंजर जो है हड़प्पा में दफना रहे। अब इसी में दे देता है कि कुत्ते, कुत्ते को दफनाने के साथ तो सिर्फ रोपड़ ना होकर के बुर्ज होम, बुर्ज होम हालांकि नौपाषाण कालीन स्थल है, ये आपको याद रखना है। रोपड़ में भी कुत्ते को दफनाने के साथ मनुष्य के शव के साथ बकरी का स्थान। मोहनजोदड़ो में हम लोग राखलदास मनोजी मृतकों का टीला बोलते हैं, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। 7 क्रमिक स्तर मिले हैं। अवशेष क्या क्या है? विशाल स्नानागार है, अन्नागार यहाँ पे पाया गया है। कनिष्क ने यहीं पे पश्चिमी दुर्ग के टीले पर जो है एक स्तूप का निर्माण करवाया था। शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। अन्य अवशेष के रूप में हम लोग क्या देखते हैं? कांस्य नर्तकी, पुजारी की मूर्ति, चांदी के 2 मोहर, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, सूती कपड़ा, बकरी के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्र, ठीक है। कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य यहाँ से मिलता है। चन्हुदुड़ो, NG मजुमदार। मन का बनाने का कारखाना मिलता है, गुड़िया, हड़प्पा का औद्योगिक केंद्र बोलते हैं, किसी भी दूर का अस्तित्व नहीं। लिपस्टिक का साथ यहाँ से मिलता है, ठीक है। और बिजली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखो। लोथल भी आप लोग याद रखो। अग्निवेदी बंदरगाह है, गढ़ में दोनों रक्षा प्राचीर से 3 युगल समाधि यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। कौवा एक लोमड़ी उत्कीर्ण किया गया है। दरवाजे के बारे में आपको बता दिया हूँ मैं। कालीबंगा जुते हुए खेत, फिर युगल समाधि और खोपड़ी के वगैरह का साक्ष्य जो यहाँ से मिला है। बनावली खिलौने के रूप में हलाकृति वगैरह, जौ के अवशेष, सुरकोटदा, जगपति जोशी। घोड़े की अस्थियां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है सुरकोटदा से आपको मिलता है, ठीक। तराजू का पल्ला वगैरह। रंगपुर में वैसे ही न कोई मुद्रा मिला है, ना ही कोई मातृ देवी के अवशेष मिले हैं। चावल की खेती के साक्ष्य। रोजदी मादर नदी के तट पर है, हाथी के अवशेष। राखीगढ़ी रफीक मुगल ने खोज की, सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है। मिठातल हरियाणा में है, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। उसी प्रकार से कुणाल से क्या मिला है? तो चांदी के मुकुट मिले हैं। धौलावीरा से खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, सुनामी के साक्ष्य। 3 भागों में इसको विभक्त करते हैं, ठीक है। कृत्रिम जलाशय, 7 सांस्कृतिक चरण, खेल के स्टेडियम, सूचना पट, साइन बोर्ड के साथ, ठीक है। रोपड़ मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत में खोजा गया है। मानव की कब्र का शक, कुत्ते के सावधान के साथ। संगोल पंजाब, वितागत गर्त, मांडी यूपी, टकसाल के प्रमाण। बालू क्या है? हरियाणा में खोजा गया।
हरियाणा में मिला, हरियाणा में है ये स्थल है, और सर्वाधिक फसली साची यहीं से मिला है। जौ, गेहूं, चना वगैरह, लहसुन का प्रमाण यहाँ से मिला है। ठीक है, सिंधु आपको जो होमवर्क दिया है वो आप करने का कोशिश करो। नेक्स्ट नगर नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग नगर नियोजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो नगर नियोजन में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखो नगर नियोजन में हम लोग पढ़ते हैं तो प्लानिंग के लिए तो बहुत सारा चीज़ था, जो आपको पता ही होगा कि सड़क जो है समकोण में कटता था, फिर नाली नाली वगैरह की जो व्यवस्था थी, उचित प्रणाली थी, उसमें मैनहोल में किस प्रकार से व्यवस्था किया जाता था, तो वो मेनली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद जानते हो। तो नियोजन की प्रणाली जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या है कि लोथल एवं सूटकोटदा के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, ये आपको याद रखना है। और देखो नगर नियोजन प्रणाली ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि अन्नागार होते थे, स्नानागार होते थे। ठीक है, दुर्ग वगैरह का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, 2 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, ये मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूँ। कुछ जो छूटे हुए पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कालीबंगा, केवल कालीबंगा में एक फर्श पे अलंकृत ईंट का प्रयोग, ईंट का प्रयोग जो पक्का ईंट का जो प्रयोग करते थे, तो एक होता था नॉर्मल ईंट का प्रयोग करना, दूसरा होता था अलंकृत ईंट का प्रयोग। तो अलंकृत मतलब डिजाइनिंग वगैरह समथिंग किया गया होगा, तो डिजाइनिंग वगैरह का जो ईंट का प्रयोग किया गया वो कालीबंगा में आपको किया गया है ना। और लोथल और सूटकोटदा आपको याद रखना है कि दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग शासन व्यवस्था में। तो शासन व्यवस्था में हम लोग 3-4 पॉइंट जो देखते हैं, एक तो आपको राजनीतिक, ठीक है, दूसरा आपको सामाजिक, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक, फिर मनोरंजन वगैरह का जो साधन थे उसके बारे में, वो सामाजिक में ही आप मान कर चलो, मनोरंजन वगैरह साधन, भाषा, लिपि, उन सारे चीज़ों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, अब देखो राजनीतिक व्यवस्था में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि निश्चित जानकारी नहीं है, पर शासन व्यवस्था पर पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व था। जो शासन करते थे वो पुरोहित, जो कुलीन लोग थे, ठीक है, उस टाइप के लोग जो है यहाँ पे शासन करते थे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दिया हूँ कि मोहनजोदड़ो में जो है वहां पे राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली थी, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। राजनीतिक व्यवस्था में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा चीज है, तो प्रीलिम्स में इतना ही पढ़ो आप। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में क्या है, तो संभवतः मातृसत्तात्मक था। ठीक है, पितृसत्तात्मक नहीं था, मातृसत्तात्मक था। समाज 4 वर्ग में डिवाइड थे, वो नहीं है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय नहीं है, विद्वान, योद्धा होते थे, व्यापारी होते थे, श्रमिक होते थे, 4 भाग में ये डिवाइड थे समाज। लोग क्या थे, लोग क्या युद्ध चाहते थे, नहीं भैया युद्ध नहीं चाहते थे, वो शांति प्रिय थे, इसलिए वो युद्ध वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे। आर्य वगैरह जो आक्रमण वगैरह करने का कुछ विद्वान जो बोलते हैं, तो हो सकता है आर्य आक्रमण किए होंगे, क्योंकि ये शांति प्रिय थे और युद्ध प्रिय नहीं थे, ये व्यवसायी वर्ग का प्रतिनिधित्व एक तरह से करते थे, व्यवसाय पे ज्यादा फोकस करते थे, इसलिए युद्ध से इनका कोई लेना देना नहीं था। तो यही कारण है कि आगे चल के हड़प्पा सभ्यता के पतन में जो आर्यों का आक्रमण कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट रीजन हो सकता है। ठीक है, चल लोग शांति प्रिय थे और युद्ध प्रिय नहीं थे। मनोरंजन में आप आ जाते हैं, सामाजिक में ही ये एक पार्ट आएगा। तो मनोरंजन के लिए इन लोग क्या करते थे, तो पासे का खेल, शतरंज जो प्रयोग करते थे, नृत्य वगैरह का कार्यक्रम होता था, पशुओं की लड़ाई, कुछ कुछ पशु, मुर्गा वगैरह का लड़ाई हो गया, तो उस टाइप का ये लोग करते थे। लोथल से अब कहाँ से कुछ कुछ साक्ष्य मिला है, तो लोथल से खेलने का बोर्ड एवं मोहनजोदड़ो से चतुष्कोण गोटियां प्राप्त हुई है। ठीक है, ये देख लेना। अब आ जाओ स्वाधान प्रणाली कैसे थी, तो 3 प्रकार से स्वाधान प्रणाली थी, कौन कौन सा ये आपको याद रखना है। एक तो पूर्ण समाधि होता था, एक आंशिक स्वाधान होता था, एक दाह संस्करण संस्कार होता था। अब देखो हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा, ये इंपॉर्टेंट है। आप मोहनजोदाड़ो जो मूवी आया था उसको भी आप देखोगे, तो थोड़ा सा वहां पे दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो के जो लोगों को जला दिया जाता था, तो वहां से भी आप इंटरलिंक कर सकते हो। तो हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की पद्धति थी, और 3 प्रकार का दाह संस्कार का विधि था, ये आप देख सकते हो। शव कैसे रखा जाता था, तो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, और सिर जो होता था वो उत्तर की ओर होता था। आज भी जो है शव को जो दफनाने की प्रथा है भारत में, वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही होती है। दक्षिण दिशा में आज भी हम लोग बोला जाता है कि खाना पीना दक्षिण दिशा की ओर बैठ के नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब देखो धार्मिक जीवन,
राजनीतिक हो गया, राजनीतिक आपको पता ही है, पुरोहित वर्ग का शासन मैंने आपको बता दिया। सामाजिक में आपको मनोरंजन वगैरह के साधन बता दिए हम लोग, मातृसत्तात्मक था, 4 वर्ग बता दिए आपको, मनोरंजन में क्या क्या था ये सब आपको क्लियर हो गया। लोथल से खेलने का बोर्ड मिला है, चतुष्कोणीय गोटियां प्राप्त हुई, स्वधान 3 प्रकार के थी, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट धार्मिक जीवन में देखो, धार्मिक तत्व तो उपस्थित थे, ठीक है, पर प्रभावशाली नहीं थे, कि माने वर्चस्व नहीं था कि यार बड़े बड़े महल बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, ब्राह्मणों का वर्चस्व, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। पहला एक स्टेटमेंट था कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े महल का साक्ष्य देखने को मिलता है, तो वो गलत स्टेटमेंट, नहीं भाई ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो धार्मिक तत्व उपस्थित पर प्रभावशाली नहीं, धार्मिक तत्व उपस्थित का मतलब यह है कि अनेकों देवी देवता की पूजा की जाती थी, जैसे पशुपति, मातृ देवी, ठीक है, लिंग योनि का पूजा, वृक्ष आदि का पूजा। देखो दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, मातृ देवी का पूजा करते थे, पुरुष देवता, लिंग योनि, वृक्ष आदि का पूजा। सबसे ज्यादा पूजा किसकी की गई है ना, मातृ देवी की गई, याद रखना है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव का प्रमाण मिला है, हड़प्पा से स्वास्तिक एवं सूर्य पूजा का संकेत मिला हुआ है, कुछ मुहर से पशु बलि के प्रमाण भी मिले हैं। पीपल सबसे पवित्र वृक्ष था और बतख पवित्र पक्षी थी, ठीक है। मोर का भी साक्ष्य मिला है, आप इसको याद रखना। पीपल आपको सबसे पवित्र वृक्ष है और बतख आपके पवित्र पक्षी हैं। तो धार्मिक जीवन में आपको इतना ही है, ठीक है, इतना देख लेना। आर्थिक जीवन में अब आ जाते हैं। तो आर्थिक जीवन में शिल्प वगैरह का बात करते हैं, और सबसे मेन जो आधार था इनका फसल वगैरह का उगाने का प्रमाण है। आयात वगैरह भी बहुत ज़्यादा इन लोग करते थे अनेक अनेक स्थल से, तो वो मैं अभी बताऊंगा। तो मुख्य आधार क्या है, तो इनका कृषि है। अब बलूचिस्तान से बांध एवं सोरतुगई से नहर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आर्थिक जीवन के अंतर्गत बलूचिस्तान से आपको बांध मिला है, ये याद रखना है। सोरतुगई से नहर के साक्ष्य, ये मैं पहले भी आपको बताया। प्रमुख फसल कौन कौन से, देखो 9 प्रकार के टोटल फसल अब तक जो है 9 प्रकार के फसल की पहचान की गई है। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गेहूं की कितने किस्म जो है उसमें उगाया जाता था, तो 3 किस्म किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। गेहूं के 3 किस्म और जौ के 2 किस्म। रागी और ईख से अपरिचित है, ये याद रखना है। कि देखो क्या होता है कि ऑप्शन में दे देता है 1 2 3 4 चावल, गेहूं, जौ दे देता है, रागी और ईख दे देता है, तो लोग सोचते हैं कि ऐसे में ऑल ऑफ देम होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप याद रखना, रागी और ईख से लोग अपरिचित होते थे। सर्वप्रथम कपास उगाने के साक्ष्य जो है यूनानियों ने यहीं से मिला है, और इसलिए यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा है। अब सिंडोन कहने के पीछे मकसद ये था क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी के किनारे जो है कपास उगाने के साथ, और सिंधु नदी के किनारे होने के कारण ही इसको सिंडोन कहा गया। ये सिंधु घाटी सभ्यता में उगाए जाने के कारण इसको सिंडोन उन्होंने कहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको 9 प्रकार के फसल, गेहूं के 3 किस्म, जौ के 2, ठीक है। इस प्रकार से रागी और ईख से अपरिचित, ये ध्यान रखना आप। पशुपालन में अब हम लोग आ जाते हैं। तो पशुपालन में क्या है, तो अनेक पशु पक्षी का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। तो गुजरात का नेस्दी नगर पशुपालन का केंद्र कहा जाता था, ठीक है। अनेक, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये तो नॉर्मल पॉइंट है, बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर पाला जाता था। अब शिल्पकला एवं धातु में आ जाते हैं, ठीक है। मृदभान का निर्माण किया जाता था, कुम्हार के चाक पर किया जाता था। मेनली जो है मृदभान का निर्माण जो है इसमें शिल्पकला में 2 प्रकार के मृदभांड होते थे, एक सादे होते थे और एक जो है चित्रित होते थे। तो चित्रित में जो हम लोग यूज करते थे, काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे, ठीक है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ। काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। तो मृदभांड मान के चलो ये पोर्ट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले लाल कलर का लेप चढ़ाया गया, और डिजाइनिंग के लिए जगह जगह पे हम काले रंग का प्रयोग कर दिए, ठीक है। तो डिजाइनिंग के लिए, तो इसलिए लाल एवं काले रंग का यहाँ पे मृदभांड में अधिकतर देखा जाता है, ठीक है। मृदभांड यहाँ पे काले एवं लाल रंग है। लोहा से लोग परिचित नहीं थे, याद रखना है, लोहा से लोग परिचित नहीं थे। मृदभांड पर लेख नहीं पर बर्तन में मौजूद है। देखो लेख कहाँ पे आपको मौजूद है, मृदभांड में नहीं है पर बर्तन में मौजूद है। सबसे प्रमुख उद्योग जो है वस्त्र उद्योग है। सीप एवं मोती उद्योग लोथल एवं बालाकोट में है। मनका, लोथल एवं चन्होदुर। मनका मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। सीप एवं मोती उद्योग आप याद रखना, बालाकोट और लोथल में है। बालाकोट कहाँ है, पाक में। सबसे प्रमुख वस्त्र उद्योग, लोहा से लोग अपरिचित थे। मृदभांड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्यापार में आ जाते हैं। देखो व्यापार प्रधान तो ये था ही, व्यवसायी प्रधान था। वस्तु विनिमय का प्रचलन था। धातु सिक्का का प्रयोग नहीं करते थे। लोथल से फारस का मोहर मिला है। लोथल तो फारस के मोहर मिला है, सिर्फ ये बड़ी बात नहीं है। इससे आपको ये पता चलता है कि व्यवसाय जो है
दूर के समुद्री इलाकों में किए जाते थे। ठीक है, अब बहरीन द्वीप देखो, यहाँ पे बहरीन द्वीप जिसके दिलमुन के व्यापारी, दिलमुन भी बोला जाता है, यहाँ के व्यापारी बिचौलियों का कार्य करते थे। मान के चलो कि हड़प्पा सभ्यता से गए, फिर यहाँ पे बहरीन पड़ा और यहाँ से फिर अनेक स्थल में इसका आयात निर्यात किया जा रहा है। तो ये बिचौलियों का कार्य करते थे। दिलमुन मेनली क्या करते थे, बिचौलियों का कार्य करते थे। अब आयात की जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट वस्तु है, टीन और चांदी जो है ईरान अफगानिस्तान से मिलता है, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान से, सोना ईरान अफगान दक्षिण भारत से, फिरोजा ईरान से, सीसा ईरान अफगान राजस्थान दक्षिण भारत से, लाजोत बदखसा मेसोपोटामिया, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। ठीक है, तो ये जो सारा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट जो है आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेलखड़ी कहाँ पे पाया जाता है, तो बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात में। अब देखो, मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है और मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह ऊर था, है। ठीक है, अब मेलुहा किसको बोलते थे, मेलुहा सिंधु प्रदेश को बोलते थे, याद रखना। इसको नाविकों का देश बोला जाता था। ये सारा चीज जो है अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं माप तोल की प्रणाली कैसी थी। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 64, 160, 320। देखो, बाट दो टाइप का होता था, एक दशमलव प्रणाली पर और एक बाइनरी पत्ती पर। ठीक है, तो जो छोटे बाट होते थे, न्यूनतम वाला भार वाले होते थे, वो बाइनरी पर यूज होता था। बाइनरी आप ऐसे याद रख सकते हो कि आज भी बाइनरी कोड क्या होता है हमारा, 0 1 होता है। तो ये छोटा है, लेकिन बड़े माप के लिए हम लोग क्या करते थे, दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये चीज है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, दशमलव प्रणाली कहाँ पे यूज करते थे, और न्यूनतम भार में बाइनरी प्रणाली और उच्चतम भार के लिए दशमलव प्रणाली। और सबसे प्रचलित जो बाट होता था वो 16 मान का होता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक होती थी, यानी पिक्टोग्राफी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब दोनों ओर से लिपि लिखी जाती थी, मतलब कहने का मतलब है कि फर्स्ट लाइन अगर इधर से लिखा गया तो सेकेंड लाइन इधर से लिखा जाता। मूलतः इसमें 52 चिन्ह होते थे, पिक्टोग्राफी में 52 चिन्ह होते थे। और सबसे ज्यादा चिन्ह जो है प्रचलित जो थी वो मछली का देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट। समस्त मृण मूर्तियों में 73% पशु पक्षी एवं 25% मानव मृण मूर्ति मिलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि स्टेटमेंट में दे देगा कि मृण मूर्ति जो बनाए गए हैं, तो अधिकतर लोग सोचेंगे यार देवी वगैरह का मृण मूर्ति अधिकतर मिला है तो अधिकतर मानव होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पशु पक्षी का मृण मूर्ति अधिकतर मिला है और कम जो है मानव मूर्ति है। हड़प्पा में निम्नलिखित के अवशेष नहीं मिले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है, जो MCQ पूछे जाते हैं। तो नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था सिर्फ एक स्थल में मिला है, सुरतुगई को छोड़कर किसी स्थल में नहीं। नदी उपासना नहीं मिला है, मंदिर नहीं मिला है, सिंह के साक्ष्य नहीं मिले हैं, पन्ना नहीं मिले हैं, लोहा नहीं मिला है। ठीक है, याद रखना। उत्तर हड़प्पा संस्कृति अब हम लोग देखते हैं। देखो, अभी हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से हम लोग हड़प्पा के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़े हम लोग, उसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, कालक्रम का निर्धारण। ठीक है, उसका नाम वगैरह नामकरण कैसे हुआ, ठीक है, उसका विस्तार पढ़ लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग विकास के चरण में जो है, विकास के चरण में हम लोग 3 चीज पढ़े। अभी 2 चीज पढ़ा है हम लोगों ने, प्राक्य पढ़ा और ये परिपक्व पढ़ा, और ये हम लोग पढ़ेंगे परवर्ती। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं, प्राक एवं परिपक्व भी हो गया। अब हमारा बच गया है उत्तर हड़प्पाई संस्कृति। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट था परिपक्व है, प्राक भी हम लोग पढ़ लिए हैं। प्राक में कौन कौन सा था, वो सारे स्थल आपको मैं पाकिस्तान प्रांत में कोटदीजी वगैरह सारा, आमरी वगैरह, आमरी से जो गेंडा वगैरह का स्थल साक्ष्य मिला है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं परवर्ती में। तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति टाइम पीरियड क्या है, 1900 से 1300 BC। तो रंगपुर एवं प्रभास पतन से इसके अवशेष मिले हैं। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के रंगपुर एवं प्रभास पतन से अवशेष मिले। सिंध में झुक्कर झागर संस्कृति है। ठीक है, झुक्कर झागर संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। हड़प्पा एवं बहावलपुर में कब्रिस्तान एज संस्कृति के नाम से, और पेशावर में गंधार कब्र संस्कृति। देखो, पेशावर में गंधार कब्र संस्कृति सबको पता होगा। सिंध में झुक्कर झागर संस्कृति याद रख लो, हड़प्पा एवं बहावलपुर में कब्रिस्तान एज संस्कृति याद रख लो। ठीक है, अब देखो, नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उत्तरवर्ती आते आते ये ग्रामीण एवं ताम पाषाणी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा उत्तरवर्ती में कुछ खास नहीं है। अब आ जाओ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। उसमें अनेक विद्वान बोलते हैं, कोई बोल रहे हैं कि बांध के कारण हो गया, कोई बोलता है कि
आक्रमण के कारण हो गया, कोई विद्वान बोल रहे हैं कि सुनामी आ गया, कोई विद्वान बोल रहे हैं भूकंप आ गया, कोई बोल रहा है कि खाना वगैरह का कमी हो गया, अकाल पड़ गया। तो इस टाइप से अनेकों विद्वानों का यह है, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास मद्देनजर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। करंट में हम लोग देख लेते हैं, गुजरात में कानमेर हड़प्पा का नवीनतम उत्खनन स्थल है, और कच्छ स्थित जूनीकरण से 2 स्टेडियम के साक्ष्य मिले। उसके अलावा आपको बताना है कि स्टेडियम के साक्ष्य और कहां से मिले हैं। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके बताओ कि स्टेडियम के साक्ष्य जो है ये तो लेटेस्ट है, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, साइन बोर्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। गोदीवाड़ा कहाँ से मिले हैं, कुत्ते के पद चिन्ह का साक्ष्य कहाँ से मिला है, और रंगपुर कहाँ पे है, रोजदी कहाँ पे है, आमरी से क्या आपको प्रमाण मिले हैं, हाथी के अवशेष के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ये सारे क्वेश्चन बस रिकॉल करने के लिए आपको बता रहा हूं। गेहूं के कितने टाइप होते थे, जौ के कितने टाइप होते थे, इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको रिकॉल करने का कोशिश करना है। फिर से आपको पिगड महोदय कौन थे, इन्होंने क्या बोला, फिर से आपको याद रखना है कि अनेकों स्थल जो है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, नदी किनारे जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कौन से नदी के किनारे हैं, इस प्रकार से आप क्वेश्चन आप इसको कमेंट करके बता सकते हो। दूसरा चीज जो है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हड़प्पा के रिगार्डिंग जो है पीवाईक्यू सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो कमेंट करो कि ये क्वेश्चन सर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका सोर्स आप बता दो, मैं बताऊंगा, और फिर इस नोट्स को और इनहेंस करने का कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न के रिगार्डिंग तो लेक्चर सारे आएंगे ही, आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग यूपीएससी का एक स्पेशल कोर्स मैं ला रहा हूं। इसमें अगर सभी आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग वीडियोस जो है कंटिन्यू यहाँ पे आएगी। तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि कौन सा वीडियो लाना ज़्यादा बेहतर रहेगा अभी स्टार्टिंग में, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडिवल। अगर आपको पसंद आया तो आप बताओ। मैं आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। इससे ये होगा कि आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग आपके नितिन सिंघानिया के बुक तो मैं 100% आपको सॉल्व करवा दूंगा, और मेरे वीडियो अगर पढ़ लोगे तो नितिन सिंघानिया फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर ये कर लेना कि नितिन सिंघानिया आप पढ़ना, मेरे नोट्स देखना, मेरे वीडियोस देखना, उसके बाद आप नितिन सिंघानिया अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार उठा करके देखना, अगर कुछ छूट जाए तो फिर आप बताना, ठीक है। तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर से ही स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। बाकी आप अपना व्यू देना कि और क्या क्या इसमें इन्हेंस किया जा सकता है, नोट्स में और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।